ऐसे क्षेत्र से आती है जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि बहुत सारे दबाव आपको मिले होंगे। ऐसी कौन सी इसका वेलोसिटी थी जिसने आपको ये सभी परेशानियों को दूर करने में इंपॉर्टेंस? स्कूल कॉलेज में कोई एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को प्रभावित की? कोई विद्यार्थी यहाँ आता है कभी तो एमपीपीएससी की तैयारी करता है या अन्य किसी चीज की तैयारी करता है, तो यहाँ आकर क्या करे क्या ना करे? का जो भंवर है ये अपने अंदर कई विद्यार्थियों के जीवन को, भविष्य को जो है निगल चुका है। लेट लतीफी हुई और मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, रिजल्ट होल्ड हुए। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद ये भंवर हुआ जो नाम रखा गया है वो सही है। मेरा करियर जो है वो भंवर में फंस चुका है। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको टैगलाइन से पता ही चल गया होगा, अब हम उन भूतपूर्व विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं जो अब आधुनिक नवीन अधिकारी बन गए हैं, भावी अधिकारी बन गए हैं। और इस क्रम में आज मैं बात करने वाला हूं पूजा लक्ष्यकार मैम से, जो डीएसपी की पद पे चयनित हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और चूंकि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो सभी बच्चों की ओर से भी जो इसको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इस सफलता के लिए 2 लाइन उत्कर्ष की ओर से मैं आपको बोलना चाहता हूं। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने इस खूबसूरत मुकाम को पाया है। आपकी सफलता और जीत ने बहुत सारे भावी अधिकारियों को ये हौसला और आगे बढ़ाया है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। आप एक महिला हैं, आप बुंदेलखंड टीकमगढ़ से आती हैं। जी सर। और बुंदेली और वहाँ की एक लैंग्वेज है, वहाँ पर बोली आपके यहाँ बोली जाती है बेसिकली। और आप ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि बहुत सारे दबाव आपको मिले होंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं। जी सर। और मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मैं ये सभी बच्चे भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इसका वेलोसिटी थी जिसने आपको ये सभी परेशानियों को दूर करने में इंपॉर्टेंस निभाई है? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। उनके सपोर्ट के कारण ही यहाँ पे मैं आज बैठ पाई हूँ। मैंने 2019 में पढ़ाई स्टार्ट किया था एमपीपीएससी की। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया था। तब से लेके लगातार आज 2024 हो गया है, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इस दौरान मेरे माँ बाप का सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, जिसके कारण सर मैं यहाँ पे आज पहुँच पाई हूँ। तो सर मैं उनको थैंक। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि माता पिता जो हमारे जन्म के कारक हैं, वो हमारे हर सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं। कई बार यंग टीनेजर्स को लगता है ये कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं, मम्मी पापा हमारे बारे में गलत बोलते हैं, सोचते हैं, पर विश्वास है, क्योंकि आप खुद एक चयनित विद्यार्थी हैं और अब एक नवीन अधिकारी भी बन चुकी हैं, तो ये तो सत्यता प्रतीत होता है कि माता पिता एक ऐसे होते हैं जो कभी बच्चों का अहित नहीं सोचते हैं। शुरुआती कदम से लेके चलूंगा, आपको आगे बढ़ाते चलूंगा। स्कूल कॉलेज में कोई एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को प्रभावित की हो, क्योंकि बचपन से ऐसा हम देखते हैं कि बचपन से हमसे पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, हमेशा से हम एक लिखते हैं। तो ऐसी कौन सी स्पेशल घटना है जिसने आपको सिविल सर्विसेज की ओर अट्रैक्ट किया था? सर बेसिकली जब मैंने 10th किया था तो 10th में मेरा एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सर चूँकि उस टाइम पे मुझे उतना जानकारी नहीं थी सिविल सर्विसेज की। फिर मैंने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मेरे पिताजी के द्वारा मुझे इसके बारे में बताया गया था कि सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जनता से सीधा रूबरू होते हैं, जनता की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और सर ये मेरे हमेशा से रुचि का क्षेत्र भी रहा था। मैं लोगों से, मुझे बात करना बहुत पसंद है, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निदान करना, मुझे बुजुर्गों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे इंटरेस्ट का क्षेत्र रहा है। तो 12th के बाद सर मैंने बीएससी किया, और बीएससी के दौरान मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर से, और फिर मैंने 2019 का पहला अटेम्प्ट दिया था। तो ये मेरी जर्नी रही है सर। बिल्कुल, क्योंकि आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाले और फाइनल आप चयनित हुई हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैडम ने 19-20 का भी मेंस लिखा है, 21 में फाइनल चयनित हुई हैं। और आज के दिन चूंकि 2022 का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी मैडम का नाम लगातार है। तो क्या कह सकते हैं कि एक बार यदि अच्छी तैयारी कर लो तो लास्ट में केवल उसको रिफाइन करने की जरूरत होती है? जी सर बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेस बहुत मजबूत हो चुका है, अगर आपने फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाया है, तो बिल्डिंग शानदार बनेगी और आपको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने 2019 में तैयारी बहुत अच्छी की थी, जिसका परिणाम ये है कि मेरे लगातार मैंने 5 प्री 5 मेंस दिए हूँ,
और लगातार मैं क्वालिफाई हुई हूँ और इंटरव्यू तक पहुंची हूँ और मेरा फाइनल चयन यहाँ कोरोना को अवसर बनाया आपने। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कोरोना मेरे लिए अवसर रहा है। बिल्कुल। और वो विद्यार्थी जो लगातार अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हर समय क्या ऐसा कहना सही होगा कि जब भी आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सही समय? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने आज सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है और आप में डेडिकेशन है, आप फुल्ली फोकस्ड होकर करते हैं और एक ही एम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। प्री मेंस इंटरव्यू 3 अलग अलग लेयर हैं। जी सर। तीनों में अलग अलग चुनौतियां। बिल्कुल। क्या क्या चुनौतियों का एक सामना किया एक विद्यार्थी के तौर में आपने? सर, राज्य सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रीलिम्स में हम काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जो बेस अगर हम बोले कि जो सिलेक्शन होता है वो मेंस के दम पर होता है। मेंस में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा रहा है कि मेन फोकस आपका मेंस पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप रेस से बाहर हो रहे होते हैं। तो और सर, इंटरव्यू जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मुझे कोष्टी सर का बोर्ड मिला था इस बार। और जब आप मेंस अच्छी प्रिपेयर करते हैं और आपके नॉलेज में काफ़ी बूस्टअप आपको मिल जाता है, तो आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा जाता है, वो कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में वहाँ पे झलकता है। तो वो सब लिंक है सर, प्री मेंस इंटरव्यू एक दूसरे से इंटरलिंक। बिल्कुल, चूंकि सिलेबस भी अभी बदल गया है। जी सर। तब तो ये भी कह सकते हैं ना कि प्री और मेंस के सिलेबस बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्री क्वालिफाई करने का यदि मैं आपसे एक छोटे शॉर्ट समरी में बोलूं, तो प्री पास करने का एक मूल मंत्र आप किसे मानती है? सर, मेरी एमपीपीएससी की सक्सेस की ये रही है कि जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है, उसका एक एक शब्द आपको तैयार करना है, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो। आपको हर चीज़ के आपके पास नोट्स होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जिसको आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। आपको मिनिमम रिसोर्सेस में मल्टीपल रिवीजन करना है, ये मेरी की रही है। कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत सारे सोर्स, इस कोचिंग के नोट्स लेके आते हैं, उस कोचिंग के नोट्स लेके आते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जबकि इतना नीड नहीं होती है। पीएससी में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें इस पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ने वाला कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो हमको सटीक अप्रोच, सटीक कंटेंट की आवश्यकता बहुत अच्छी होती है इस जर्नी में। और मैं रिकमेंडेशन दूंगी कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो मिनिमम कंटेंट रखें और मल्टीपल रिवीजन उसको करें, तो अवश्य रूप से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो मैम का यही कहना है कि 5 बुक को एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक बुक को 5 बार पढ़ना चाहिए। मैंने क्या ये कहा जा सकता है? जी सर, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब प्रीलिम पास करना है, चूंकि पहला स्टेज ही इंपॉर्टेंट है भाई, प्री निकलेगा तभी आप मेंस देंगे, चाहे आप कितने बार भी हो। तो प्री के लिए क्या आप एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को और टेस्ट सीरीज को इंपॉर्टेंट मानती हैं? सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ मैं इस चीज को। कल मेरा रिजल्ट आया था 2021 का, जिसमें मेरा डीएसपी में चयन हुआ है। और सर 2024 का भी मैं प्रीलिम्स दे रही थी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। मैं लगातार प्रयासरत थी। सर, जब वो रिजल्ट आया था उसके 10 मिनट पहले मैं एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही थी। क्या बात है? जो कि प्रीलिम्स का था। और जब मैंने वो टेस्ट पेपर सॉल्व करके रखा और मैंने मोबाइल उठाया मेरा, तो मेरा रिजल्ट मेरे सम्मुख था। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि एमसीक्यू और जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको कैसे किसी क्वेश्चन से आंसर को निकालना है। कई बार होता है कि हमको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो कैसे उसको एलिमिनेट करना होता है, वो प्रोसेस आप सीखते हो आपकी प्रैक्टिस से, जो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही सीख सकते हो। तो मेरे अनुसार प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुराने साल के पेपर्स ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई आपके चयन के लिए? बिल्कुल सर, पुराने पेपर्स हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आयोग किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस जोन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप उनको तैयार कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन, कई रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं। मैंने 2020 का मेंस लिखा था और 2021 का मेंस लिखा था, जिसमें एक क्वेश्चन रिपीट था ज्योग्राफी का। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बेनिफिट था, क्योंकि मैंने पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो वो एक हेल्प मिलती है उस चीज़ की। जैसे आज यदि इंदौर को माने तो पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षा जगत यहीं बसता है, और भंवर कुआं ये शब्द विद्यार्थियों से अछूता नहीं है। जी सर। और एक शब्द आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भंवर कुआं का जो भंवर है, ये अपने अंदर कई विद्यार्थियों के जीवन को, भविष्य को जो है निगल चुका है।
आपका क्या नजरिया है कि आप जब कोई विद्यार्थी यहाँ आता है कभी तो एमपीपीएससी की तैयारी करता है या अन्य किसी चीज की तैयारी करता है, तो यहाँ आकर क्या करे क्या ना करे, डू एंड डोंट्स थोड़ा सा बच्चों के बीच में जरूर बताइएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भंवर कुआं है, जो इसमें भंवर है वो करियर का है, और हर एक इंसान की लाइफ में एक फेज आता है करियर के स्ट्रगल का। जब मैं पास आउट हुई थी ग्रेजुएशन के बाद, मैंने एमपीपीएससी को चूज किया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर करूंगी, और जो कि हुआ भी। मैंने पहला प्री दिया, पहला मेंस दिया, पहले इंटरव्यू तक पहुंची मैं। लेकिन सर कुछ कोर्ट केसेस पीएससी में लगे, जिसके कारण कुछ चीज़ें लेट हुई, लेट लतीफ़ी हुई, और मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। रिजल्ट होल्ड हुए। 2020 का मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा प्रोविजनल लिस्ट में था, जो कि अभी भी होल्ड है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकली। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद ये भंवर कुआं जो नाम रखा गया है वो सही है, मेरा करियर जो है वो भंवर में फंस चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी मुझे, मेरे विश्वास था कि मैं कर लूंगी। बिल्कुल। मेरे माँ बाप का विश्वास था, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, और इस भंवर को तोड़ना बहुत ज़रूरी भी था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एस्पिरेंट अपने मन से तैयारी करता है, खुले दिल से तैयारी करता है, फुल्ली फोकस्ड होकर तैयारी करता है, तो निश्चित रूप से वो इस भंवर को तोड़ सकता है। ये कोई बहुत ही जटिल चीज़ नहीं है एमपीपीएससी, जबकि मैं ऐसा मानती हूँ एमपीपीएससी में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कठिनाई मुझे प्रतीत नहीं होती है। जितना आप टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऐसा एमपीपीएससी में बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, बस सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। आपको तैयारी, आपका पूरा 1 साल की प्रोसेस होती है। प्री दे रहे हो आप, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं 1 साल का भंवर है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैं तोड़ के सर यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्कुल मैडम का, पूजा मैडम का बिल्कुल सही कहना है। और कह सकते हैं कि चाहे आपने तो पूरे सिलेबस को चेंज होते आपकी नज़रों के सामने आपने देखा है। 2019 में मेरा अलग सिलेबस था, 2020 में अलग सिलेबस था, और अभी मैं 2024 का जो कल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही थी उसका सिलेबस अलग था। तो मैंने 3 सिलेबस को देखा है। लेकिन सर सिलेबस जो चेंज होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें जो चेंज होती हैं हमको उसको तैयार करनी होती हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, कुछ फाउंडेशन चीज़ है एमपीपीएससी में, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं डायनेमिक हैं, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, ये हम मान सकते हैं कि चेंज है। तो अगर आपने फाउंडेशन अच्छा किया है तो निश्चित तौर पर कोई भी सिलेबस चेंज होता है आप बाहर नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने हर एक सिलेबस को बीट किया है। क्या कुछ छोड़ना चाहिए? क्योंकि आप नए सिलेबस के अनुसार भी पढ़ी हैं, आपने निकाला है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक बार, क्योंकि कई ऐसे मार्केट में रोड में घूमते हुए कथाकथित बाबा और बाबियां होते हैं जो ज्ञान की बौछार करते हैं, और जब उनसे बच्चे पूछते हैं तो बच्चे उनकी मार्ग में उनकी बात को मान लेते हैं और दिग्भ्रमित भी कई बार हो जाते हैं। तो क्या कुछ छोड़ना चाहिए या सब पढ़ लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर ये विडंबना रही है, कई बार होता है कि जब हम फ्रेशर होते हैं एमपीपीएससी में, तो कुछ जो लोग होते हैं जो बहुत टाइम से पीएससी कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा एक वो बोलते हैं ना हवा बना दिया जाता है कि बहुत कठिन होता है, नहीं निकलता है। इवन सर जब मैं एमपीपीएससी में फर्स्ट टाइम अपेयर हो रही थी, मेरे सीनियर्स ने भी बोला था कि पहली बार में तो नहीं निकलता है, तब मुझे लगा था कि नहीं निकलेगा। तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनानी चाहिए। और रही बात सर कुछ छोड़ने की, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है बस आपको वो नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अदर कंटेंट में हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, बट ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमको सटीक पढ़ना है, क्योंकि जो सटीक पढ़ने की कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर अनर्थक चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा और कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो उन चीज़ों को पढ़िए जो सिलेबस में है। अधिकांश बच्चों का जो प्रश्न है उस पे मैं आता हूँ, जी सर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विस में 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। सर मैं बताऊं तो जो मेरी जर्नी रही है, मैं भी फ्रेंकली बता रही हूँ। कोई मुझसे बोलता है कितने घंटे पढ़ती हो, तो मैं ये बोलती थी मैं पढ़ती हूँ, मतलब मेरी लाइफ का एम पढ़ाई है, मुझे सिलेक्शन तक पढ़ाई करनी है। कितने घंटे हैं, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती हूँ पढ़ते थे, मैं उठती नहीं थी। चाहे वो कई बार होता था मैं 4 घंटे पढ़ रही हूँ, कहीं मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ, हो सकता है कहीं मैं 12 घंटे भी पढ़ रही होती थी। तो वेरी करता है कि आप किस टाइम पे, अगर एग्जाम आ रहा है तो वो आपके आवर्स बढ़ जाएंगे। मैंने ये कहना नहीं चाहिए कि घड़ी देखकर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा टारगेट बनाती थी,
मुझे पता है कि मुझे पॉलिटी के 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी के 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे मैं नहीं उठूंगी, चाहे वो 16 घंटे हो रहे हो या 6 घंटे हो रहे हो, वो मेरा टारगेट रहता था। कहा भी जा सकता है कि जब एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो 5 लोग, जो आप बोल रहे हैं या कोई भी सिलेक्टेड व्यक्ति बोल रहा है, सबका अलग अलग अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। तो बच्चों को ये करना चाहिए कि जो उनको जितना सूटेबल है आपको उस अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा पढ़ाई रात को करती थी, मैं सुबह 5 बजे सोती थी। तो कई लोग होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई रात को नाइट में पढ़ाई करते हैं। तो वो कंफर्टेबल टाइम आपका जो भी रहे आप उसमें पढ़ाई करें। किसी के अनुसार नहीं होना चाहिए कि ये सिलेक्टेड मैडम है या ये सिलेक्टेड अधिकारी है, इन्होंने कह दिया कि रात को अच्छा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, कोई सेंस नहीं निकलेगा इस चीज का। आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है वो आप पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबका अलग अलग रहता है। एक और विडंबना है जो बच्चों की ओर से अधिकांश हम शिक्षकों को देखने मिलती है, राइटिंग प्रैक्टिस जो मेंस का सबसे मूल आधार है, कब से शुरू करनी चाहिए? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण है, कब से जब हम शुरुआत करते तो कब से हमें राइटिंग प्रैक्टिस कर देनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, साथ साथ आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंस ही सक्सेस की है, क्योंकि जो 1400 के पेपर होते हैं वो मेंस के होते हैं, उससे हमारी मेरिट बनती है। तो मेरा प्रतिदिन शेड्यूल रहता था कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे टाइमर लगाती थी फोन में, और मेरा ये प्रतिदिन का था कि मुझे लिखना है। भले मैं प्री के फैक्ट ना पढूं लेकिन मैं मेंस जरूर लिखूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा प्री भी उससे कंप्लीट होता था और मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेंस की प्रैक्टिस अच्छी करें। रोज डेली लिखना ही चाहिए, चाहे कम लिख रहे हो या ज्यादा लिख रहे हो? बिल्कुल। आप तो ये इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि मुझे 5 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन लिखने हैं मिनिमम, ये सक्सेस की है। और जब आप लिखते थे तो इसको चेक कैसे करते थे? खुद करते थे या आपके जैसे आपका जो ग्रुप रहा होगा उस ग्रुप से चेक कराते थे, या कैसे आप करते थे? क्या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? क्या आपका कैसे आप इसको? मैंने कुछ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, और मेरा जो सर्कल था उसमें कई अधिकारी हैं ऑलरेडी जो मेरे साथ ही सिलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग एक दूसरे की कॉपियाँ चेक करते थे, देखते थे क्या इसमें बेटर हो सकता है, आपने कैसी इंट्रोडक्शन बनाई है, मैंने कैसा कंक्लूजन बनाया है, इसको कैसे बेस्ट किया जा सकता है। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो आप कभी भी तैयारी करें तो साथ के जो भी आपके दोस्त हैं उनसे एक दूसरे डिस्कस करें क्या इसमें बेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो वो आप कर सकते हैं। माने एक क्लास में भी यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक ही क्वेश्चन यदि कभी क्लास में दिया गया या कहीं वो बैठे हुए हैं एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके आंसर को एक दूसरे को देखना जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको इनोवेशन मिलता है। हो सकता है कि सामने वाले ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा हो, तो आप सीख सकते हैं उस चीज से। जैसे अधिकांश बार ऐसा होता है कि मेंस रेगुलर होते हैं, तो क्या शॉर्ट नोट्स की इसमें भूमिका होती है कि आपने भी पूरी बंच जो होता है जब हम बनाते हैं उसी से पढ़ा, या शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंट भूमिका आप मानती हैं? सर लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट के, मेरा ऐसा मानना नहीं है। पहला पेपर तो शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जब मेंस का देने जाते हो तो आप 4 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो उस चीज की, तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना है। तो आप पूरा जो भी कंटेंट है उसको पढ़ता है हर इंसान। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता पड़ती है इंसान को। चूंकि सर जो मेरी जर्नी रही है, तो चूंकि मैंने बताया मुझे टाइम काफी हो गया था, तो मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स प्रॉपर मैंने नहीं बनाए, लेकिन हाँ मुझे लगता था कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जैसे कुछ नीति आई है, MSME, स्टार्टअप नीति, तो इनके मेरे पास नोट्स होते थे, और जो कि कई बार मतलब मैं जो नोट्स बनाती थी उसमें से एग्जाम में आता भी था, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते थे। तो आप कुछ कुछ टॉपिक्स के बना लीजिए, बहुत ज्यादा पूरा शॉर्ट नोट्स में आप बनाने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो सही है। तो पढ़ते पढ़ते क्या एक समय ऐसा आता है जब ये लगने लगता है कि ये बहुत काम का है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर, हम जब पढ़ते हैं तो आप जब बहुत ज्यादा उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो आप जब बुक खोलते हो तो आपकी नजर सिर्फ काम की चीज पे जाती है, बाकी सब चीजों से आपकी नजर हट चुकी होती है। तो ये सिर्फ आएगा जब आप बहुत ज्यादा मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तब आपको काम की चीज समझ में आ जाएगी कि ये काम। मैंने सेम वही जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी। बिल्कुल, और रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि आपने 19, 20, 21 एक लंबी जर्नी आपने देखी है, तो क्या कभी बीच में ऐसा लगा तैयारी छोड़ देनी चाहिए? अगर ऐसा लगा तो वो कौन सा पल था? कभी क्या धीरज आपका छूटा था? सर ये मेरा पहला इंटरव्यू है, और हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो ये इंटरव्यू दे, क्योंकि ये आफ्टर सिलेक्शन का इंटरव्यू होता है। बहुत सारे मोमेंट ऐसे आए थे लाइफ में जहां पर मैं भी ब्रेक डाउन हुई थी। और कैसे संभाला आपने अपने आप को? सर मैं एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। 2019 का जब रिजल्ट आया था,
2019 एक विवादित परीक्षा रही है, बिल्कुल, कोरोना का जिसमें सर 3 बार रिजल्ट उसके आए थे, मेंस के रिजल्ट आए थे। पहले रिजल्ट में मैं क्वालिफाई थी, दूसरे में क्वालिफाई थी, तीसरे में अभी मैं क्वालिफाई थी। फोर्थ रिजल्ट जब सर आया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तब सर उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। और वो रिजल्ट मेरा आया था सर 19 मई को, जो कि लास्ट ईयर था। तब मैं काफ़ी शॉक्ड हुई थी। 2020 का मैंने इंटरव्यू दिया था 17 मई को, जो कि मेरा प्रोविजनल लिस्ट में था और जो होल्ड होना था। तो उस टाइम 21 का इंटरव्यू मेंस नहीं हुआ था, 21 का सिर्फ मैं प्री क्वालिफाइड थी और मैं एक लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि मैं अब अधिकारी बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रही थी चीज़ों को। तो जब मैंने वो 19 मई को पीडीएफ खोला था और जब मेरा उसमें रोल नंबर नहीं था, तब मेरी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था। और शायद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुई थी, क्योंकि मैंने हमेशा सपना बनाया था कि मैं डेप्यूटी कलेक्टर डीएसपी बनूंगी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ कमी रही या थोड़ा किस्मत खेल गई, क्योंकि 4 बार हम क्वालिफाई हुए और फिर नहीं हो पाए। तो वो मेरा जो पल था वो काफ़ी इमोशनल था, ब्रेकडाउन वाला भी था। लेकिन वापस से सर मैंने अपने आप को समेटा और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 19 मई को जो रिजल्ट आया था उसमें मैं बाहर हुई थी। तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। मैं प्रीलिम्स केवल दिया था मैंने 2021 का, और 2022 का 21 मई को प्रीलिम्स था। 19 मई को मैं डिस्क्वालीफाई थी, ब्रेक डाउन में हो चुकी थी, और 21 मई को मुझे प्रीलिम्स देना था। मैंने बिना पढ़े प्रीलिम्स दिया था। उस दिन मैंने एकमात्र प्रीलिम्स मेरा ऐसा था जिसमें मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सर फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। जुलाई में 21 का मेंस लिखा मैंने, वापस से अपने आप को समेटा। माँ बाप को देखती थी, मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप ने एमपीपीएससी की जर्नी को जिया है, इसका मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि जितना इन्वॉल्वमेंट मेरा था उससे कहीं ज़्यादा उनका था। हर माँ बाप का उनकी आंखें उस पीडीएफ को देख रही होती थी कि शायद मेरी बेटी का नाम इसमें आ जाएगा। तो बस उनकी एक उम्मीद, मेरे गुरुजनों का इनकरेजमेंट, मेरे दोस्तों का मोटिवेशन ने मुझे बांध के रखा कि नहीं पूजा, करना तो है, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ, हो सकता है कुछ कमी रही होगी, हम फिर से कर लेंगे। तो मैंने जुलाई का मेंस लिखा और सर वही जुलाई का मेंस है जिसमें मैं डीएसपी के पद पर चयनित हुई हूँ। 22 का मैंने मेंस लिखा है, 23 का मैंने मेंस लिखा है, और लगातार जब तक मैं डीसी की पोस्ट पर नहीं पहुंचूंगी मैं रुकूंगी नहीं। अब बिल्कुल, आप बिल्कुल मत रुकिए। पूरा उत्कर्ष परिवार से देखने वाले सब आपके साथ है। एक तो घर का परिवार होता है और एक जहां आप रहते हैं, जहां आप एक नया परिवार, एक सर्किल यहाँ बनाते हैं, तो क्या वो सर्किल भी आपके पॉजिटिविटी में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा? मेरा मानना है कि जहां मैं रहती हूँ, जिस पीजी में मैं रहती हूँ, वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, उनका सपोर्ट रहा है। उनके द्वारा ये बोला जाता है कि दीदी आप इंस्पिरेशन हो हमारे लिए। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं कि नहीं पूजा, यू कैन डू इट। और तो ऐसे लोगों का साथ मुझे मिला है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, और लकी फील करती हूँ क्योंकि ऐसा सर्कल मिलना हर किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही, वो मेरे लिए अच्छा। तो कह सकते हैं कि घर के बाहर भी परिवार, यदि आप चाहते हो, यदि आप अच्छे हो, तो आपके जैसे लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप जैसे हैं आपका सर्कल वैसा बनेगा। अगर आपका रुख पढ़ाई की ओर है तो निश्चित तौर पर आपको वही लोग मिलेंगे जो अपनी करियर को लेकर सिंसियर हैं। बिल्कुल। एमपीपीएससी की तैयारी में कोचिंग की क्या भूमिका आपको लगती है? क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है इस सिलेक्शन के लिए? देखिए सर, जो मेरी जर्नी रही है, जो कि कोरोना पीरियड था, बिल्कुल मैं कोचिंग नहीं कर पाई थी मेंस की। प्रीलिम्स में मैंने कोचिंग नहीं की है कोई से भी, मैंने सिर्फ नोट्स की पढ़ाई की थी। लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहें तो एक गाइडेंस के तौर पर कोचिंग्स काफ़ी आपको मदद दे सकती है। कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं, हमको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर ट्यूटर आपको पढ़ाता है तो कम समय में आप उसको पढ़ सकते हो अगर आपको नीड लगती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, किसी को नीड नहीं लगती, किसी को लगती है। जैसे मेरी सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी रही है, और अगर जैसे मैं टेस्ट सीरीज का तो सर निश्चित तौर पर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल पूरा का पूरा मिल जाता है। माहौल मिलता है, आपको टीचर के गाइडेंस मिलता है, कहाँ गलतियाँ करनी है नहीं करनी है वो आपको चीजें समझ में। बिल्कुल, कह सकते हैं ना कि
कोचिंग और वहाँ के टीचर्स और पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो एक नेविगेशन के रूप में काम करता है कि आपको कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको पूरा दिन लग रहा है, लेकिन आपको एक टीचर पढ़ा रहा है तो आपको आधे घंटे में समझ में आ रहा है, तो आपका टाइम भी बचता है उस चीज में। तो निश्चित तौर पर जिन बच्चों को नीड लगती है कोचिंग की, उनको करना चाहिए जो सक्षम है। बिल्कुल। और यदि कोई बच्चा कोचिंग नहीं कर पा रहा या भंवरकुआं इंदौर नहीं आ पा रहा, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? क्या वो सेल्फ स्टडी करके कर सकता है इस चीज की तैयारी? बिल्कुल कर सकता है। मैंने एक टाइम था जब मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, तो मैंने भी की है। बस उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ स्टडी करने की कितने आपकी क्षमता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं सेल्फ स्टडी में तो कर सकते हैं। और वर्तमान में तो सर अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप नहीं भी इंदौर आ पा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेस हैं, आप उसको अपना सकते हैं। इंटरनेट है, हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम ट्रेंडिंग में रहते हैं। सुबह 6 बजे से कुमार गौरव सर पूरे ऑल इंडिया का करंट लेकर भी आते हैं। उत्कर्ष लेकर आता है, वो भी निःशुल्क सुबह सुबह। और उत्कर्ष हर कदम पे, चाहे प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, हर कदम में रहा है। आप इंटरव्यू प्रोग्राम की सदस्य भी रही हैं। कैसा आपका अनुभव रहा है इस पूरे दौरान? बहुत अच्छा इंटरव्यू का मेरा अनुभव रहा है। काफी क्वेश्चन मेरे सेम वहाँ पे मिले थे मुझे। जी हाँ। क्योंकि जब आप किसी कोचिंग में इंटरव्यू देते हो तो आपका जो डेफ होता है वो डिकोड हो जाता है। मैंने उत्कर्ष क्लासेस में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे समझ में आया था कि कौन कौन सी डायमेंशन को मुझे कवर करना है, उसको कवर मैंने किया। फाइनल इंटरव्यू मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था, जहां पर उन्होंने मुझसे लगभग 40 क्वेश्चन के समथिंग मेरे क्वेश्चन हुए थे। और मेरा जो इंटरव्यू था, मैं 12:03 के अंदर मैं अंदर हुई थी बोर्ड में, और 12:32 पे बाहर हुई थी। तो मेरा काफी लंबा डिस्कशन चला था। और मेरा जो इंटरव्यू था भारतीय संस्कृति के ऊपर काफी था, क्योंकि मेरा नेम पूजा, मेरे पापा जी का नाम श्री भगवान दास, मेरा एड्रेस गायत्री मंदिर के पास। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति से काफी लिंक कर रहा था। और जो कि मेरे को क्लासेस के दौरान भी बताया गया था, जब मैंने आपके यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तो ये आपको जोन तैयार करने हैं। मैं तैयार करके गई और वही क्वेश्चन मेरे को लगभग ऑलमोस्ट थोड़े बहुत अंतर के साथ वहां पर मिले, और मैंने उसको डील किया। और जिसके कारण ही सर मेरे को 148 मार्क्स मिले हैं, जो काफी अच्छे स्कोर माना जाता है। बिल्कुल। बच्चों के बीच चूंकि प्रीलिम्स और मेंस तो वो बार बार चलता रहता है, एक गाइडेंस मिलता रहता है, पर जैसे ही इंटरव्यू का नाम आता है ना, तो जो भावी अधिकारी बनने वाले होते हैं उनका बीपी शुगर ऊपर नीचे होने लगता है। जी सर। तो कैसे करके इंटरव्यू का जो भय है उसे मिटाया जा सकता है? सर सबसे पहले इंटरव्यू से डिपेंडेंसी खत्म करने का एक तरीका है, आप मेंस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब आप मेंस स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपको एक विश्वास होता है कि मेरे को मिनिमम नंबर भी मिलेंगे, फिर भी मैं सिलेक्शन ले लूंगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस की है वो आपका नॉलेज है। अगर आपने आपके डेफ को अच्छे से डिकोड किया है, आपने सारे डायमेंशन को कवर किया है, तो निश्चित तौर पर आप आंसर दे सकते हो। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपने अच्छी नॉलेज को अगर अचीव कर लिया है तो। और जहां तक इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपकी सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डिपेंड करती है। आप क्या आंसर कर रहे हो, कैसे आंसर कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपको उन्होंने कोई फैक्ट पूछा, आप उसको बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको आपकी नॉलेज देखना है तो प्री मेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू में काफी अपने आप को स्टेबल रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे इंटरव्यू में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी कोई एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने 8 साल की उम्र में सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया था। तब मैं थोड़ा रुकी, मैंने कहा सर मैं समय लेना चाहती हूँ। मैं मुश्किल से 4 सेकंड रुकी होंगी सर। तो बगल वाले जो सर थे उन्होंने बोला अभी हाल ही में चर्चाओं में है। मेरे मुंह से तुरंत नाम निकला राजा भोज, जो कि उसका राइट आंसर था। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। तो ये सब चीजें आप अच्छी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन वहां नहीं बना तब क्या करना चाहिए? सर स्माइल के साथ माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, सॉरी बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरे इंटरव्यू के दौरान सबसे ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आप फंसे हों और फिर उसको आपने कैसे शॉर्ट आउट किया उस मुद्दे को? सर ऐसा कोई मुझे क्वेश्चन स्पेशली याद नहीं आ रहा है। बाकी सारी क्वेश्चन को मैंने आंसर किया था। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जैसे, हाँ सर मैं बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन था जो शायद मैं मानती हूँ मुझे लीड मिली थी उस क्वेश्चन में, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मेरी प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप शिशु मंदिर से पढ़ी हैं तो आपको भोजन मंत्र आता है?
तो सर मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, हो सकता था मैं यहाँ पे अटक जाती। जी, मुझे आता था, मैं वहाँ पे डिलीवर भी की, जी, लेकिन सर मैंने वहाँ पे एक परमिशन मांगी थी मेरे फुटवेयर निकालने की, जो शायद सर मेरा एक प्लस पॉइंट था। उनको ये समझ में आया था कि नहीं, भोजन मंत्र, इस बच्ची को पता है कि भोजन मंत्र बोलते हैं तो फुटवेयर नहीं पहनते हैं। तो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आप फंसने वाले होते हैं, वो मेरे को फंसाने वाले थे लेकिन मैं नहीं फंसी। तो ये आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने स्कूल की यात्रा सरस्वती विद्यालय से की है, माने आप हिंदी मीडियम से आती है, जी तो क्या विद्यार्थियों के मन में जो कई बार रहता है इंग्लिश मीडियम ज्यादा अच्छा है, हिंदी नहीं है, तो क्या ऐसा कोई वेरिएशन आपको वहां देखने मिला? बिल्कुल नहीं है सर, ये एक मिथ चल रहा है मार्केट में। मुझसे भी कहा गया था कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, आप अपना मीडियम चेंज कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मीडियम होता है वो सिर्फ एक भाषा की अभिव्यक्ति है, जी हाँ। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, वो सोच में तो अंतर नहीं हो सकता है। आप क्या लिख रहे हो, किसी क्वेश्चन का आपने कंसेप्ट लिखा है तो वो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, वो बराबर ही होता है। बस आपको राइटिंग स्किल्स में आप डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये कहीं से कहीं तक मीडियम, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपकी नॉलेज मैटर करती है। बिल्कुल। आखिरी प्रश्न इस मूल आधार पे, जी सर, पूरी यात्रा में प्री मेंस इंटरव्यू निकालने के दौरान सबसे बड़ी सीख क्या आपको मिली? पेशेंस। मुझे ऐसा लगता है सर, पेशेंस अगर आपके अंदर है, संयम आपके अंदर है, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। सिविल सर्विसेज एक बहुत लंबी जर्नी होती है। लोगों को, कई लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग में सफलता मिल जाती है, कुछ को बाद में सफलता मिलती है, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहते हैं, बस आप बोलते हैं गो विद द फ्लो, जैसी चीजें चल रही हैं आप बस अपने आप को बनाकर रखिए एमपीपीएससी में, निश्चित तौर पर अगर आपने मेहनत की है तो आप सफल होंगे। और सर मेरा एक मूल मंत्र है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्या बात है मैडम। जाते जाते उत्कर्ष की ओर से भी, चूंकि आपने इतना अच्छा कहा है, इसी तरह बढ़ते रहो सफलता की ओर आगे, हर मंजिल को आप आसानी से पार करो। उत्कर्ष परिवार की हर दुआएं हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा ये पूरा सेशन आपके साथ रहा। पूरा पूजा मैडम ने लगातार आपके हर उत्तर को यहां पर दिया, और इसी तरह से हम और भी वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। संघर्ष की सफलता की कहानी सभी चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार।